यह है मुंबई का इतिहास, बॉम्बे से मुंबई तक एक विरासत जो कभी नहीं मिटती। 1651 से 2024 तक यह शहर बदलता गया, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा जीवित आज रहेगी। के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं भारत की आर्थिक राजधानी के उस सफर में जो बिल्कुल किसी महाकाव्य जैसा है। मतलब आज जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, वो हमेशा से ऐसी चमचमाती हुई बिल्कुल नहीं थी। चलिए, इस महानगर की बुनियाद में दबे उन पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। शुरुआत करेंगे 7 द्वीपों के उस पुराने समूह से, फिर बात करेंगे पुर्तगालियों की एंट्री, दहेज में मिले इस शहर, और फिर ब्रिटिश काल में हुए इसके ऐतिहासिक बदलावों की। इसके बाद देखेंगे कि कैसे इन द्वीपों को एक साथ जोड़ा गया और फाइनली आधुनिक मुंबई का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं द 7 आइलैंड आर्किपेलागो, यानी 7 द्वीपों के उस समूह की। बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मज़गांव, परेल, वर्ली और माहिम। सच मानिए, शुरुआत में ये बस 7 अलग-अलग दलदली द्वीप थे। पाषाण युग से ही यहाँ कोली और आगरी जैसी स्वदेशी जनजातियां रहती थीं। ये लोग एकदम शांति से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे, और इन कीचड़ वाले मैदानों और गुफाओं के बीच उनका एक अपना ही अलग संसार बसा हुआ था। अब इस विशाल टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इन मछुआरों के गांवों का कंट्रोल कैसे एक बेटन की तरह पास होता रहा। मौर्य सम्राट अशोक से लेकर सातवाहन, चालुक्य और चोल जैसे प्राचीन हिंदू राजवंशों ने यहाँ राज किया। फिर 1348 में दिल्ली सल्तनत का कब्जा हुआ और 1398 के आसपास ये पूरी तरह से गुजरात सल्तनत के हाथों में चला गया। सत्ता का ये जो लगातार खेल चल रहा था ना, ये असल में इस जगह के सामरिक महत्व का सबसे पहला और बड़ा इशारा था। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पड़ाव, पुर्तगालियों का आगमन, जिसने यहाँ की तस्वीर ही बदल दी। हुआ ये कि पुर्तगालियों को अरब सागर के इस तट में गजब की संभावनाएं दिखने लगी थी। 1508 में जब पुर्तगाली वाइसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा यहाँ आए तो उन्होंने इस बंदरगाह को नाम दिया बॉम्बाहिया। इसका मतलब होता है एक अच्छी खाड़ी या गुड बे। दिलचस्प बात यह है कि यही बॉम्बाहिया शब्द आगे चलकर बॉम्बे बन गया। इसके बाद तो घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला। एक तरफ पुर्तगाली भारत में मसालों के व्यापार पर कब्जा जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और दूसरी तरफ गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को मुगल सम्राट हुमायूं के बढ़ते साम्राज्य से डर लगने लगा था। इसी डर और भारी कूटनीतिक दबाव का फायदा उठाते हुए पुर्तगालियों ने 1534 में ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन करवा ली। नतीजा, गुजरात सल्तनत को ये 7 द्वीप हमेशा के लिए पुर्तगालियों को सौंपने पड़े। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, दहेज में मिला शहर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। उस समय 2 बड़ी यूरोपीय ताकतों के मकसद बिल्कुल अलग-अलग थे। पुर्तगाली इस बात से खौफ में थे कि कहीं डच व्यापारिक एकाधिकार और न फैल जाए, और वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों से दूर पश्चिमी तट पर एक सुरक्षित बंदरगाह की सख्त तलाश थी। इन्हीं चिंताओं ने 1661 के उस ऐतिहासिक विवाह गठबंधन की नींव रखी। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई, और यकीन मानिए, ये 7 द्वीप अंग्रेजों को सीधे दहेज में दे दिए गए। और अब जो आंकड़ा सामने है वो वाकई हैरान करने वाला है। महज 10 पाउंड। जी हाँ, 1668 में ब्रिटिश क्राउन ने इस पूरे द्वीप समूह को ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर दे दिया, और वो भी सिर्फ 10 पाउंड सोने के सिक्कों के सालाना किराए पर। मतलब इतनी बड़ी और अहम जगह सिर्फ इतने से किराए में एक व्यापारिक कंपनी के हवाले कर दी गई। इसके साथ ही शुरुआत होती है चौथे भाग की, ब्रिटिश ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो दौर जिसने इस शहर का रूप ही बदल दिया। अंग्रेजों के आते ही यहाँ एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सोचिए, 1661 में यहाँ की आबादी सिर्फ 10,000 थी, और 1675 आते आते ये सीधे 60,000 पहुँच गई। ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? असल में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं ने बीमारियों पर लगाम लगाई, और व्यापार के नए अवसरों ने लोगों को इतनी तेजी से आकर्षित किया कि जनसंख्या में ये विस्फोट हो गया। बुनियादी ढांचे का काम भी बुलेट ट्रेन की स्पीड से चला।
कस्टम हाउस, सिविल कोर्ट और समुद्री लुटेरों को रोकने के लिए बॉम्बे कैसल जैसी मजबूत इमारतें खड़ी कर दी गईं। जैसे ही मराठों और यूरोपीय समुद्री लुटेरों का खतरा थोड़ा कम हुआ, नमक, चावल और कपड़ों का व्यापार एकदम से फलने फूलने लगा। इसी मुनाफे को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर लिया। ये सच में एक नए युग का आगाज था। अब आते हैं 5वें और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, इन अलग अलग द्वीपों को एक साथ जोड़ना। साल 1782 में गवर्नर विलियम हॉर्नीबी ने एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसने यहाँ का भूगोल ही पलट कर रख दिया। हॉर्नीबी विलार्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। ये इंजीनियरिंग का कोई छोटा मोटा अजूबा नहीं था। द्वीपों के बीच मौजूद समुंदर को मलबे और पत्थरों से पाट दिया गया। 1845 तक आते आते वो समुंदर का हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका था और वो 7 अलग अलग द्वीप जुड़कर एक विशाल भूखंड बन चुके थे। है ना कमाल की बात। जैसे ही ये जमीन एक हुई, औद्योगिकरण ने अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली। इस नए बने प्रायद्वीप में फैक्ट्रियों की लाइन लग गई और देश भर से सस्ता श्रम यहाँ पहुंचने लगा। इसी का नतीजा था कि 1853 में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन बोरीबंदर से ठाणे के बीच दौड़ी। ये सिर्फ एक ट्रेन का सफर नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि ये शहर अब कच्चे माल, रेलवे और बेतहाशा मेहनत करने वाले मजदूरों के एक महाशक्तिशाली केंद्र में बदल चुका है। और अब बात करते हैं हमारे आखिरी भाग की, आधुनिक मुंबई का जन्म। 1857 के उस ऐतिहासिक विद्रोह के बाद कॉरपोरेट राज का हमेशा के लिए अंत हो गया। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और 1874 तक इस फलते फूलते शहर की प्रशासनिक कमान सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। सत्ता का केंद्र पूरी तरह से बदल चुका था। लेकिन इस बेतहाशा बढ़ती आबादी ने कई भयानक त्रासदियों को भी जन्म दिया, जैसे 1896 का बुबोनिक प्लेग। इस बड़े स्वास्थ्य संकट के बाद ही शहर को सुधारने के लिए बॉम्बे सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया। और एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट ये है कि जिस खूबसूरत मरीन ड्राइव को आज हम देखते हैं, उसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुख्य रूप से सैनिकों और हथियारों की तेजी से आवाजाही के लिए किया गया था। यानी ये सिर्फ शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक पक्की सैन्य रणनीति का हिस्सा था। उसी दौरान भारतीय उपमहाद्वीप से जो अकूत धन कमाया गया, उसका इस्तेमाल उन शानदार इमारतों को बनाने में हुआ जो आज भी मुंबई की पहचान है। राजाबाई क्लॉक टावर, विक्टोरिया टर्मिनस, बॉम्बे हाई कोर्ट और वो शानदार गेटवे ऑफ इंडिया, ये सभी उसी ब्रिटिश दौर में बनी जो दुनिया को इस शहर की बढ़ती ताकत दिखाने का एक तरीका थी। आज़ादी के बाद के दौर में जब हम आते हैं तो पता चलता है कि आर्थिक वर्चस्व को लेकर काफ़ी जनसंख्यांकीय तनाव पैदा हो गया था। इसी तनाव और भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद आखिरकार 1960 में बॉम्बे राज्य को 2 नए और अलग राज्यों, महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया। तमाम संधियों, भूमि सुधारों और विभाजन के एक लंबे और मुश्किल दौर से गुजरने के बाद इस जुड़े हुए भूभाग ने अपनी आधुनिक पहचान पक्की कर ली। 1960 में ये महाराष्ट्र की राजधानी बना और फिर 1995 में इसकी स्थानीय जड़ों और संस्कृति का सम्मान करते हुए इस शहर का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर मुंबई कर दिया गया। प्राचीन साम्राज्यों के खंडहर, यूरोपीय व्यापारियों की महत्वाकांक्षाएं और कमाल की इंजीनियरिंग, ये सारी परतें आज भी इस महान शहर की धड़कन में शामिल हैं। तो जरा सोचिए, क्या आज भी मुंबई की उस कभी ना हार मानने वाली भावना में उन 7 अलग अलग दलदली मछुआरा द्वीपों की गूंज सुनाई देती है? क्या आज भी उस पुराने वक्त की छाप इस भागते हुए शहर पर नजर आती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।